सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे उन 4 बड़ी खबरों की जो लगातार सुबह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में 2 साल से मनाए जा रहे अमृत महोत्सव समारोह के साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी 31 अक्टूबर यानी कल के दिन समापन हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों से अमृत कलश लेकर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचे युवाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान चुनावी राज्यों के राज्यपाल समेत दूसरे राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, मेरी माटी मेरा देश अभियान का कल समापन हो जाएगा। इस समापन समारोह में क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यहाँ पर अमृत महोत्सव के तहत यहाँ जो 2 साल से मनाया जा रहा है उसके तहत यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे थे। अब मुस्कान, यहाँ पर मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत लगभग 8,500 अमृत कलश दिल्ली पहुंच गए हैं और उसके बाद यहाँ पर एक अमृत कलश वाटिका भी स्थापित की जाएगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री यहाँ पर देश को नई सौगात भी देंगे और निश्चित रूप से अमृत कलश के माध्यम से एक नई ऊर्जा युवाओं को दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्यवस्थाओं की बात लगातार कही जा रही है, पर यहाँ पर प्रत्येक गांव से लगभग 8,500 गांव से यहाँ पर देश भर के प्रत्येक गांव से मिट्टी इकट्ठा करके लाई गई है और जो इसका कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर भव्य होगा। इसके बाद हमने बताया, आपको बता दें, 31 अक्टूबर को पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर वहां पर नमन भी करेंगे और मिट्टी से बने कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका भी बनेगी और निश्चित रूप से देश के सभी राज्यों से लाई हुई जो मिट्टी है, अमृत कलशों है, उनके माध्यम से यहाँ पर एक अमृत वाटिका निर्माण होगा। एक ऐतिहासिक क्षण कल होने वाला है जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है क्योंकि 8,500 के लगभग कलश जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुस्कान, ठीक है, देखिए गौरव, अमृत महोत्सव का कल समापन हो जाएगा। इसी के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम समेत कई कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्या वो लक्ष्य हम हासिल कर पाए हैं क्या? देखिए, अगर हम बात करें तो ये कहा गया था कि जो अमृत कलश है वो सारे वहां पर पहुंचेंगे। 8,500 जो गांव है देश भर में वहां से अमृत कलश वहां पर पहुंचाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया था देश भर में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा की जो अमृत कलश जो है वाटिकाओं का निर्माण भी किया जाएगा और ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर, तो इसके लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। क्योंकि पहले ही हमें पता है कि जिला स्तर पर अमृत सरोवरों का जो लक्ष्य रखा गया था वो भी लगातार पूरा चल रहा है, पूरा किया जा रहा है। और इसके अगर आप बात करें मुस्कान, तो इसके अभियान के तहत लगभग 2,63,000 के लगभग अमृत वाटिकाओं का निर्माण भी हो गया है, निर्माण हो चुका है और लगभग 24 लाख जो पौधे हैं वो उन अमृत वाटिकाओं में रोपे गया है। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी दलित सम्मेलन के जरिए एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश में है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए इस सम्मेलन को सफलतापूर्वक कराने का है। दरअसल दलित सम्मेलन में 1.5 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों की भीड़ जुटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 नवंबर को लखनऊ के स्मृति उपवन में होना है और बीजेपी ने अपने विधायकों को अपनी अपनी विधानसभाओं से 2,000 दलित जुटाने का हुक्म भी दिया है। पार्टी के लिए इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी चुनौती भीड़ जुटाने की अब नजर आती है। तो विधायकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने क्षेत्रों से तकरीबन 2,500 जो दलित हैं उनको लेकर के इस कार्यक्रम में शिरकत करें। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और ये बड़ी चुनौती से अब कैसे पार पाएंगे विधायक, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और वही अब इस कार्यक्रम के तहत विधायकों को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विधायकों से साफ तौर पर कहा गया था कि दलित सम्मेलन में हर एक विधायक अपने क्षेत्र से तकरीबन 2,500 दलितों को लेकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा। लेकिन अब ये लक्ष्य हासिल करना विधायकों के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा लक्ष्य बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव पर एक नजर डालें तो यूपी में
जो रिजर्व सीट्स है उनकी संख्या है 17। 2014 में सभी 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी और वही 2019 में 15 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी, यानी कि 2 रिजर्व सीटें ऐसी थी जो बसपा के पक्ष में गई थी। अगली खबर का रुख करने से पहले सीधा रुख करते हैं अमेठी, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ले सकते हैं कोई भी उद्योग जो इस प्रकार के नौजवानों को अपने साथ जोड़ेगा, आधा मानदेय उद्योग को देना पड़ेगा और आधा मानदेय 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए स्वयं सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। और इस स्कीम का लाभ अगर कोई भी उद्यम लेता है तो हमारे यूथ के पास अनुभव होगा, उसको कहीं भी प्लेसमेंट की एक नई सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन साथ साथ उद्यम को भी अपनी रुचि और अपनी पसंद के योग्य मैन पावर की उपलब्धता उनके सामने यहां पर स्थानीय स्तर पर ही उन्हें उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। बहुत शीघ्र हम लोग लगभग 2000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव आपके इस अमेठी में और लेकर के आने वाले हैं। यूपी सीडा के द्वारा जो यहां पर इस औद्योगिक परिक्षेत्र में भूमि आरक्षित की गई है, उस आरक्षित भूमि में नए प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इन प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो यहां की लोकप्रिय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो बात कही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे हो या फिर अन्य किसी भी एक्सप्रेस हाईवे पर हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के नए क्लस्टर विकसित करने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कानपुर से लेकर के झांसी के बीच 38,000 एकड़ भूमि पर एक नए औद्योगिक शहर के निर्माण की कार्रवाई को भी बसाने की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। आप आश्चर्य करेंगे कि नोएडा को बसाने में और नोएडा को स्थापित करने में 46 वर्ष लगे। कुल 35,000 एकड़ भूमि हम लोगों ने यहां पर अब तक अर्जित की है, जिसमें टाउनशिप भी है और निवेश भी है। निवेश के लिए वहां पर औद्योगिक निवेश के लिए भी भूमि वहां पे आरक्षित की गई। लेकिन बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही फेज में हम लोग 38,000 एकड़ भूमि को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां एक नया एयरपोर्ट भी बनाएंगे, वहां पर हमारी बेहतरीन कनेक्टिविटी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी है, कानपुर झांसी हाईवे की भी है और भी अन्य अच्छे बेहतरीन वहां पे कनेक्टिविटी की हम लोगों ने व्यवस्था दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले सभी हमारे निवेशक गण लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया है, यह क्रियाशील हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई राज्य स्तर पर भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जल मार्गों के विकास के लिए हमारी सदा नीरा नदियां, पर्याप्त जल राशि इनमें साल भर रहता है। इनमें जल मार्ग को भी हम इनके माध्यम से यहां से एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ जितना भी लैंड बैंक हमें उपलब्ध होगा, जहां हम इसका उपयोग निवेश और रोजगार के लिए करेंगे, वही साथ ही साथ प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले हर निवेशक को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का सबसे बड़ा निवेश मित्र प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। 430 से अधिक एनओसीज केवल एक जगह आवेदन करने से उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार के साथ निवेश के किसी भी क्षेत्र में निवेश करने वाले किसी भी निवेशक को एमओयू के साथ ही निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसकी निश्चित मॉनिटरिंग होगी
और निवेश करने के उपरांत भी ऑनलाइन इंसेंटिव के साथ उन्हें जोड़ने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसलिए मैं हर निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रदेश में निवेश की गारंटी आपकी होगी, लेकिन पूंजी की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। इस विश्वास के साथ लधानी परिवार को मैं इस निवेश के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। स्थानीय नागरिकों को जो इस प्रकार के निवेश का स्वागत करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। और माननीय जनप्रतिनिधियों का जो सकारात्मक सहयोग इन कार्यों के लिए मिलता है, उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से इस बेहतरीन निवेश के लिए लधानी परिवार को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में अब डर का माहौल खत्म हो रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लगातार यूपी समेत देश के सभी प्रदेशों का विकास हो रहा है और साफ तौर पर सीएम ने कहा कि यूपी भी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। ये बड़ी बातें थी जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अमेठी के संबोधन के दौरान कही है। इस दौरान सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अमेठी का भी विकास हुआ है, अब अमेठी भी विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मार्गदर्शन में आज पूरे देश का एकजुटता से विकास हो रहा है। बिना किसी भेदभाव के जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो लगातार यूपी में काम कर रही है। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में अपने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अगले हफ्ते तक अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर सकती है और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा नए चेहरों को कांग्रेस जिम्मेदारी सौंपेगी। नई कार्यकारिणी के लिए 5 से 7 जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है और आगे की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, चुनावी तैयारियों में अब कांग्रेस भी जुट चुकी है और अटकलें है कि नई प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान जल्द किया जा सकता है, जिसके लिए अब बैठकों का भी दौर लगातार जारी है। मंथन और जोरों शोरों से किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में अब कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान जल्द हो सकता है और अटकलें ये भी है कि इस बार नई प्रदेश कार्यकारिणी में युवाओं को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा और जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर पूरी मार्गदर्शक की जिम्मेदारी होगी। तो नए चेहरों को इस बार तरजीह देने की तैयारी में है कांग्रेस और साथ ही साथ चुनावी तैयारियों को भी धार देने में कांग्रेस नजर आई है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान जो है वो जल्द हो सकता है। ऐसे में नए चेहरों पर खास दाव लगाती हुई कांग्रेस नजर आएगी। इस दौरान जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इन युवाओं के बतौर मार्गदर्शक काम करेंगे, इन युवाओं को ये मार्गदर्शन देंगे। इसके साथ ही अब जो युवा हैं, युवाओं पर खास फोकस है कांग्रेस का। एक लंबे समय से इंतजार था कि आखिर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान कब होगा। कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलते ही उन्होंने साफ तौर पर दिसंबर का वो महीना था जब कहा था कि जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है, लेकिन लगातार कार्यकारिणी के ऐलान में देरी होती गई। लेकिन अब अटकलें है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी का अब जल्द ऐलान हो सकता है। ऐसे में नए चेहरों को तरजीह दिए जाने की भी बात कही जा रही है। नई प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द ही ऐलान हो सकता है और इस बार खास बात यह रहेगी कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, यानी कि नए चेहरों पर खासा फोकस होगा। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, एक लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब लग रहा है कि यह इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि जल्द ही नए प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है और अटकलें है कि नए चेहरों पर खासा फोकस होगा। कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिस पर इस बार कांग्रेस दाव लगाएगी? विवेक देखिए मुस्कान, कांग्रेस जो है वो अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान करेगी। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यकारिणी बनाई जाएगी। साथ ही साथ बात की जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं
जो पुराने हैं और फिर से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं कई ऐसे चेहरे होंगे जो नए होंगे जिनसे कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। अगर बात की जाए तो इमरान मसूद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागडोर संभाली है कांग्रेस की। इसके पहले बसपा में थे, बसपा से निष्कासित हुए, कांग्रेस में गए। साथ ही साथ तो जो मुस्लिम वर्ग के जो नेता है कांग्रेस को, उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी की है कार्यकारिणी गठन को लेकर। बाकायदा कसरत चल रही थी और जब से प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय तब से इस कार्यकारिणी की गठन की बात कही जा रही थी। फिलहाल 2-3 महीने से जो रस्साकसी चल रही थी अब वो जल्द ही अब वो थम चुकी है और एक नई कार्यकारिणी जो है कांग्रेस खास तौर पे लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को मद्देनजर रखते हुए बात की जाएगी तो ये नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी जिसमें ठीक है। लेकिन देखिए विवेक, जब कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला था तो यही कहा जा रहा था कि 1 महीने के अंदर ही नई कार्यकारिणी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक लंबा समय बीत चुका है। आखिर वजह क्या रही जो अभी तक नई कार्यकारिणी के सदस्यों का ऐलान नहीं हो पाया? देखिए, अगर बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और जो हाईकमान है वो स्थितियों को भांपने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से स्थितियां हैं। इसी में चुनाव था उत्तराखंड में, उपचुनाव बागेश्वर की सीट पे, साथ ही साथ घोसी में उपचुनाव था। तो इन सबको देखने के लिए और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल स्टम्प्स हैं उनको लेकर चलने के लिए स्थितियां भाप रही थी कांग्रेस। लिहाजा किसी भी पार्टी को अपने कार्यकारिणी या फिर किसी भी संगठन को अपने सदस्यों की घोषणा करने के लिए एक मंथन करना पड़ता है। कई जिले में ये बैठकें हुई, सीतापुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक किया। साथ ही साथ प्रयागराज में भी बैठक हुई। अलग अलग जिलों में जाकर बैठक की, तमाम बात विचार हुआ, इस पर मंथन किया गया। उसके बाद एक लिस्ट तैयार की गई है जो कि अब जल्दी जो है वो ऑन एयर होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में बिना मान्यता चल रहे मदरसों और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ियों के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बिना मान्यता चल रहे मदरसों और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की नजर रखी जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश में हजारों की संख्या में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन किया जा रहा है और अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में लगभग 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 16,000 मान्यता प्राप्त जबकि 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं। वही मदरसों के विभिन्न मामलों पर जांच कर रही है एसआईटी और मदरसों को मिल रहे विदेशी फंड की भी जांच कर रही है एसआईटी। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने वाले 14,000 छात्र फर्जी पाए गए। वहीं इस मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इन मामले को लेकर हम काफी गंभीर हैं। उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला लिया गया है और स्कॉलरशिप की केंद्रीय योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, हम उसमें पारदर्शिता बरतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर जिले में कड़ी जांच होगी, जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मोहम्मद उवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उवैस, देखिए स्कॉलरशिप और बगैर मान्यता प्राप्त मदरसों की एक सूची तैयार की गई है। अभी तक कौन कौन से ऐसे मदरसे हैं जिनको नोटिस भेजा गया है और क्या एक्शन लेने की तैयारी में है सरकार? देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक जो कल्याण जो मदरसे चल रहे हैं और उसमें तमाम तरीके की छात्रवृत्ति जो घोटाले हैं उसको लेकर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके जांच के आदेश जारी किए गए हैं। लखनऊ के अंदर लगभग 24,000 मान्यता प्राप्त है और 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त जो है वो पाए गए हैं। इसमें देखा गया है कि साफ तौर पे इसमें जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया है और इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और टीम गठित की गई है। लेकिन देखिए ओवैस, एक बड़ी बात जो इस खबर की जब हम तह तक जा रहे थे तो पता चली कि यूपी मदरसा परिषद के चेयरमैन ने साफ तौर पर
अधिनियम 2004 और नियमावली 2016 का हवाला देते हुए अब साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा विभाग ना तो नोटिस दे सकता है मदरसों को और ना ही कोई भी एसआईटी या कोई भी विभाग जांच कर सकता है। अब इस मामले पर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या कोई बयान सार्वजनिक तौर पर दिया गया है क्या? देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बता दें कि ये शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये बात कही गई है। तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन अभी अगर हम बयान की बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार ने साफ तौर पे ये बताया है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको जो है उससे जांच की जाए। और एक बात इसमें और ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जो फंडिंग है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जब बाहर की जो फंडिंग होती है उसको भी जो है इस पे जो है जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन देखिए ओवैस, ये जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची है ये तो काफी पहले तैयार करके शासन को भेजी जा चुकी है। अभी तक आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? बिल्कुल आपको बता दूं कि सरकार ने अभी इस बात पे एक्शन ले लिया है। तमाम जो मदरसे हैं इनको जो है इस पे टीम गठित कर दी गई है। अभी तक जो सूची भेजी गई थी उस सूची के बाद अब ये बात सामने निकल कर आ रही है। तो तमाम गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको चेक किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, उसके अंदर क्या कमियां हैं वो देखी जाएंगी। और जो तमाम गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको जो है उसमें जांच की जाएगी। तो अब जो सूची जारी हुई है उसको जो है सरकार लेकर बहुत अलर्ट है और बहुत सख्त रुख जो अपनाया गया है। इसके अंदर जो भी लोग दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात सामने निकल कर आ रही है। जी मुस्कान। ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।